तो चेतन। जी मैम। हाँ, तो कल जो हमने सिमेंटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ऐसी ही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो सिमेंटिक्स को हम मजबूत करने के लिए हमें आवश्यक है, हाँ, ऐसी टर्म्स के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। एक है इविडेंशियलिटी। इविडेंशियलिटी ये पहले पढ़ा हुआ है क्या आपने? नहीं, ये नहीं पढ़ा। तो ये जो एविडेंशियलिटी की टर्म है, इसे हम लोग स्पीकर एटीट्यूड भी बोल सकते हैं। स्पीकर एटीट्यूड अबाउट सर्टेन इंफॉर्मेशन, मैं यहाँ लिख रही हूँ स्पीकर एटीट्यूड अबाउट सर्टेन इंफॉर्मेशन। अब ये जो एविडेंशियलिटी है, इसे एक उदाहरण लेंगे, आपको फट से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली जो स्पीकर्स एटीट्यूड होता है, वो स्पीकर एटीट्यूड मतलब जैसे कि उसकी भावनाएं हम बोल सकते हैं। कोई आपकी अगर इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के कोरोना के बारे में मैं अगर पूछना चाहती हूँ आपसे, तो आप क्या कहेंगे बेटा? अरे बहुत ही सिचुएशन वर्स थी, पेंडेमिक थी, ये है वो है। और हेलो। अगर किसी और से पूछा जाए तो वो क्या बोलेगा? हाँ, ये क्या था, ये तो सब हेलो। फेक था, बोलते हैं ना। तो इस तरीके से ये स्पीकर्स एटीट्यूड हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसे एविडेंशियलिटी भी बोला जाता है। बेसिकली एक जो ऑथर है जॉन सादिद, इन्होंने अपनी बुक सिमेंटिक में इसके बारे में लिखा हुआ है। उनकी सिमेंटिक नाम की एक बुक है, उसके बारे में एविडेंशियलिटी के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो चलो एक वाक्य लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, जिससे हम लोग एविडेंशियलिटी समझ लेंगे। हेलो। तो हाँ चेतन, सुनाई दे रहा है कि बेटा? चेतन, चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैं एक एक करके एक वाक्य लिख रही हूँ यहाँ पर कि आई सॉ अ वुमन, I saw that she was rich. I saw that she was rich. अब दूसरा इसी तरीके का एक वाक्य मैं और लिखती हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है। I read that she was rich. अब तीसरा मैं वाक्य लिख रही हूँ, शी वॉज रिच सो दे से। शी वॉज रिच सो दे से। और एक चौथा वाक्य है इसी तरीके का, जो कि एक रिच वुमन के बारे में बता रहा है। शी वॉज रिच। हेलो। इट सीम्स। अब आगे देखिए, allegedly she was rich। अब ये जितने भी मैंने वाक्य 5 प्रकार के वाक्य लिखे हुए हैं, और ये जो वाक्य है ये हमें बताते हैं अबाउट वुमेन एंड अबाउट हाउ रिच अ वुमन इज। ये सारे के सारे बताते हैं about how rich a woman is। अब ये सारे जो वाक्य है, इसमें ये पता चलता है कि हमें एक एक करके जो भी व्यक्ति उसे बोल रहा है, जो कि एक रिच वुमन के बारे में बता रहा है, तो उससे एटीट्यूड पता चल रहा है स्पीकर का। कैसे? देखो, आई सॉ दैट शी वॉज रिच, मतलब यहाँ पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कन्फर्मिटी है। कन्फर्मिटी है कि भैया मैंने तो उसे देखा हुआ है कि शी इज़ रिच,
वो बोल रहा है कि एक तरीके से वो उसने फैक्ट को वेरीफाई भी कर लिया जी। है, मतलब पर्सनली देखा है उसने अपनी आँखों से कि वो रिच थी, शी वॉज रिच। ठीक, अब क्या हो गया, दूसरे वाक्य में चले जाइए। अब वही सिनारियो वही है, आई रेड दैट शी वॉज रिच। मतलब क्या, मैंने पढ़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो जो बोलने वाला उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया यहाँ पर। अब हम बोलते हैं ना, अरे भाई मैंने तो मेरे अपने आँखों से देखा है। तो आप जब अपने आँखों से देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे रहता है। अब जब आप उस चीज़ को पढ़ते हैं केवल, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे रहता है, आपकी सर्टेनिटी कैसे रहती है। अब आगे देखिए तीसरा वाक्य, शी वॉज रिच सो दे से, मतलब उन्होंने कहा शी वॉज रिच। तो क्या है, आपने ना देखा है, ना पढ़ा है, ना सुना है, बस वो बोल रहे हैं। इस वजह से आप बोलोगे शी वॉज रिच सो दे से, वो बोल रहे हैं इसलिए वो रिच है। अब देखो कॉन्फिडेंस कितना कम कम होता जा रहा है यहाँ पर। चौथे में देखो, शी वॉज रिच इट सीम्स, मतलब लगता है। इट सीम्स का मतलब क्या है, लगता है कि वो रिच थी। तो यहाँ पर जो सर्टेनिटी है, जो कॉन्फिडेंस है, जो स्पीकर का एक एटीट्यूड होता है किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, वो किस तरीके से वैरी हो रहा है। एलिजिबली शी वॉज रिच, हाँ। अब इसमें तो और भी लो हो गया। यस। तो देखो ये जो 5 तरीके के वाक्य लिखे हैं, इन्फॉर्मेशन वही है, शी वॉज रिच, पर हर वाक्य में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सर्टेनिटी वेरी हो रही है। आपका एटीट्यूड उस इन्फॉर्मेशन को देखने का, उस इवेंट को देखने का एटीट्यूड जो है वो बदल रहा है। तो यहाँ पर स्पीकर्स एटीट्यूड अबाउट सर्टन इन्फॉर्मेशन, एविडेंशियलिटी क्या है, स्पीकर्स एटीट्यूड अबाउट सर्टन इन्फॉर्मेशन। इसमें समझ में आए, इससे हम लोग स्पीकर्स एटीट्यूड कहेंगे। देखिए जब हम लोग उसे रिटन फॉर्म में लाते हैं तो किस तरीके से एक ही वाक्य को हम लोग अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल पर बोल सकते हैं। आ रही बात ध्यान में? जी मैम। चल, तो इस तरीके से ये जो है एविडेंशियलिटी के बारे में हमने देखा। अब हमारा आगे का जो टर्म है, आपका वो रेफरेंस का तो हो गया, रेफरेंस और सेंसेस का समझ में आ गया आपको कल? जी मैम। ठीक है। अब आगे जो हमारी टर्म है वो मेटोनिमी है। मेटोनिमी। हाँ, अभी इसके बारे में पढ़ा होगा, कुछ याद आ रहा है तो बताइए। कुछ याद आ रहा है? देखो गूगल मत करना, ऐसे ही बताओ। गूगल करते रहोगे तो मतलब नहीं है। ऐसे स्पॉन्टेनियसली आपको कुछ याद आ रहा है मेट्रोनिम के बारे में? वो किसी रेफरेंस में जब हम यूज़ करते हैं ना। हाँ, रेफरेंस में हम यूज़ करते हैं। देखो ये हो गया है, मेट्रोनिम के बारे में हमने पिछले वर्ष भी पढ़ा है और इस बार भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही है मेट्रोनिम के बारे में। फिर भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ आप एक ज़्यादा उदाहरण लेके आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए उसको। तो हम यहाँ मेट्रोनिमी को बोल सकते हैं कि इट इज़ द यूसेज ऑफ अ related word to represent something। हाँ, क्या मतलब हो गया यहाँ पर, यूसेज ऑफ अ रिलेटेड वर्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग। जैसे कि देखो या बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जैसे द वर्ड राइड। ये जो राइड वर्ड है ये सीधा रेफर करता है कार को। हाँ। मतलब मैं ये बोलूँगी यस्टरडे आई हैड अ वंडरफुल राइड। वंडरफुल राइड का मतलब क्या है कि मैंने मेरे कार में बहुत अच्छे से ड्राइव किया, है ना। इसका मतलब है राइड। अब ये देखो राइड का जो यूसेज है, वो जो यूसेज है ये हमारा सीधा कहाँ पर रेफर कर रहा है, कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, कार की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ द यूसेज ऑफ रिलेटेड वर्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग। मतलब राइड जो है वो
आपके दिमाग में फट से आ जाती है कार। यस मैम। जब आप राइड बोलते हैं मतलब क्या हो गया कि ये शब्द कार से रिलेटेड है, ये शब्द कार को रिप्रेजेंट करता है। देखो रिलेटेड वर्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग, तो रिलेटेड वर्ड आपका राइड हो गया और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये है आपका मेटोनिमी। अब मेटोनिमी के कई सारे एग्जाम्पल्स है, कई सारे। यूजुअली ये जो मेटोनिमी है इसका पर्पस आप जानते हैं क्या है? मतलब किसी चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखो हाँ, वेरी गुड। इसके आपने कहा कि रिप्रेजेंट करेंगे, पर बेसिकली ये जो मेटोनिमी है ना, ये बहुत सारे तरीके से जो राइटर्स है उस राइटर मतलब राइटर अपना फ्लेवर ऑफ राइटिंग जो होता है ना, मतलब लिखने का एक लहजा होता है, उसको जिसे बोलेंगे ना बहुत अच्छा करने के लिए, मतलब एडिंग द फ्लेवर इन द राइटिंग मैं बोल सकती हूँ। तो इसका पर्पस है to add the flavor in the writing। जैसे कि देखो, अब क्या है, किसी ऑथर ने एक वाक्य लिखा है अपने नॉवेल में, मैं उस ऑथर का नाम भूल गई, जब मैं सर्च कर रही थी तो मैंने उसे लिख के नहीं रखा। तो एक इंग्लिश ऑथर है, उसने कहा है द पेन इज mightier than the sword। ठीक है, अब द पेन इज mightier than the sword, इसका मतलब क्या है? पेन पावरफुल है स्वॉर्ड से। अब इस अरे भाई, पेन पावरफुल है स्वॉर्ड से, मतलब उसका मतलब क्या है? ये जो आपके हाथ में पेन है और जो तलवार है उसका कंपैरिजन हो रहा है क्या? सही में नहीं हो रहा है ना? ये तो आपको समझ में आ गया। देखो कैसा है, भाषा कैसी अद्भुत है। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, ये आपने पढ़ा, पर आपके दिमाग में वो पेन नहीं आया जिससे लिखते हैं, वो स्वॉर्ड नहीं आया जिससे लड़ाई करते थे वॉरियर्स। आया मन में? नहीं आया ना? तो हम यहाँ पर ये जो पेन है, ये पेन किसको इंडिकेट कर रहा है पता है? पेन ऐसी चीज को इंडिकेट कर रहा है जो कि रिटन फॉर्म में है। मान लो रिटन वर्ड्स, मतलब आपका लिखना, हाँ। आपका लिखना, जो द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब है मिलिट्री। ये जो स्वॉर्ड आ रही है यहाँ पर, स्वॉर्ड का मतलब है मिलिट्री एग्रीगेशन। मिलिट्री एग्रेशन, या फिर जैसे लड़ाई जिस तरीके से। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं ना, पेन किसको इंडिकेट कर रहा है? जो आपका लिखना है, रिटन वर्ड्स है, उसको इंडिकेट कर रहा है। स्वॉर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है? मिलिट्री एग्रेशन। मिलिट्री एग्रेशन मतलब मान लो कि आपके सारे जो भी तलवार और ये सब सारी चीज़ें हैं, भाला चाकू पता नहीं क्या क्या, जिससे मिलिट्री के वेपन्स है, मतलब मिलिट्री की शक्ति जिसे हम बोलेंगे, उसे वो स्वॉर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। पेन रिप्रेजेंट कर रहा है अच्छी लिखावट को, रिटन वर्ड्स को। ठीक है, तो हाँ, अच्छे विचार को। तो अब देखो यहाँ पर कैसे है, मेटोनिमी आ गई। जैसे कि यहाँ राइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? कार को। तो वैसे ही ये जो पेन है, ये आपका उसका रिलेटेड वर्ड है, रिटन। हाँ, और ये आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है इससे रिटन वर्ड्स को, रिप्रेजेंट कर रहा है रिटन वर्ड्स को। स्वॉर्ड भी क्या है? उससे रिलेटेड वर्ड है और रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी मिलिट्री एग्रेशन को। ठीक है, अब ऐसे कई सारे उदाहरण हैं चेतन, मैं आपको बताती हूँ और आप भी अभी इसके बारे में सोचो। मैंने मैक्सिमम इंग्लिश के उदाहरण लाए हैं क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में से मुझे इंग्लिश के उदाहरण मिले हैं, हम लोग हिंदी के भी बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब देखो, मैं बहुत फेमस उदाहरण देती हूँ जो आपसे ही सीधा रिलेटेड है। ठीक है, मैं अगर बोलती हूँ सिलिकॉन वैली, ये शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो रिलेटेड वर्ड है, किससे रिप्रेजेंट करता है वो? मान लो कोई भी, मैं सिलिकॉन वैली के बारे में बताती हूँ। सिलिकॉन वैली कट डाउन द एम्प्लॉयमेंट्स। हाँ, तो ये जो आईटी मतलब एग्जैक्टली आईटी इंडस्ट्री है ना,
आईटी इंडस्ट्री को बोलते हैं। तो हो गया, ये रिलेटेड टर्म हो गई। पर मुझे बताओ सिलिकॉन वैली अगर वैसे देखा जाए तो वो आईटी इंडस्ट्री और सिलिकॉन वैली कहाँ दूर दूर तक जैसे देखा जाए तो वर्बल तो कोई ये नहीं है ना, बट जैसे नहीं। सिलिकॉन वैली बोलती हूँ तो ऐसे आपके मन में विचार आता है आईटी इंडस्ट्री का, Yes, है ना। ma'am. तो इसी तरीके से जब देखो मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर बहुत फेमस एग्जांपल ले रही हूँ मैं, हॉलीवुड। जी। हॉलीवुड क्या है? फिल्म इंडस्ट्री है यस यूएसए यस यस यस, फिल्म इंडस्ट्री है, बताना नहीं पड़ता है आजकल ना, हॉलीवुड बॉलीवुड। बॉलीवुड। हाँ, तो मैं बोलूँगी कि हॉलीवुड रिसेंटली रिलीज दिस मूवी। तो भैया ये बॉलीवुड नाम की तो सिटी भी हो सकती है ना। यस। हाँ, सिटी भी हो सकती है। ये फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये शब्द। आ रही बात ध्यान में? यस मैम। अब दूसरा और एक एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है इसमें मेटोनिमी में। इसमें देखो हम बोलते हैं कि वाइट हाउस, मैं यही लिख देती हूँ इसी पेज पर, मैं बोलती हूँ द वाइट हाउस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो वाइट हाउस? यूएस प्रेसिडेंट। देखो यूएस प्रेसिडेंट और उसका स्टाफ। यस। हाँ, ये ध्यान में रखो, द वाइट हाउस अनाउंस द इलेक्शंस। तो क्या वाइट हाउस ने सही में किया क्या इलेक्शन अनाउंस? नहीं, द वाइट हाउस में जो प्रेसिडेंट है उसके जो कर्मचारी है उन्होंने अनाउंस किया है, ना कि वाइट हाउस ने। तो उन स्टाफ को, उस प्रेसिडेंट और अलॉन्ग विद द स्टाफ को ये वाइट हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब और एक एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हम बोलते हैं ना न्यू ब्लड। न्यू ब्लड बोलो, गेस करो किसको बोलेंगे? नए लड़के। नए लड़के को, यस यस यस, नए लड़के को जो यंग है, या फिर जो बहुत नई नई आइडियाज़ लेके आते हैं, है ना। इस तरीके से हम बोलेंगे न्यू ब्लड। न्यू ब्लड का मतलब है यंग पीपल विद द फ्रेश आइडियाज़। मैं ये बोल रही हूँ, यंग पीपल विद फ्रेश आइडियाज़। तो कहाँ हमने क्या किया, इसे, ये जो टर्म है इसे हमने रिप्रेजेंट किया है यंग लोगों के लिए। आ रही बात ध्यान में? तो ये आपका मेटोनिमी का है। तो इसमें होता है कि रिलेटेड वर्ड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी न किसी जो भी एंटिटी है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिलेटेड वर्ड से। अब इसके साथ ही एक और टर्म है जिसको हम हमेशा मेटोनिमी के साथ कंफ्यूज होते हैं, वो है सिनेक्डॉक। इसके बारे में सुना है आपने, पढ़ा है? सिनेक्डॉक नहीं पढ़ा है? नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए, सिनेक्डॉक जो है इसमें और मेटोनिमी मैंने कहा बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अब बहुत कन्फ्यूजन होता है, पर ये जो कन्फ्यूजन है ये हटाने के लिए ये उदाहरण काफ़ी है मैं जो यहाँ लिख रही हूँ। देखो मैं यहाँ लिखती हूँ व्हील अगर बोलते बराबर आपको क्या होता है, क्या इंट्यूशन होता है कि ये क्या हो सकता है? व्हील मतलब एक चक्र। नहीं, चक्र पर जैसे मैं बोल रही हूँ कि आई एम ऑन द व्हील, तो मतलब ये देखो आई एम ऑन द व्हील जैसे मैं बोलती हूँ ना, ये भी कार को ही रिप्रेजेंट करता है। ये जो राइड है ये भी कार को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब राइड भी कार को रिप्रेजेंट करता है और व्हील, मैं बोल रही ना आई एम ऑन द व्हील, फिर आई हैव एंजॉयड द राइड यस्टरडे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, दोनों भी चीज़ें कार को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर फर्क क्या है दोनों में? वही हो रहा है ना जो मेटोनिमी में हो रहा है, इसके साथ भी वही हो रहा है। व्हील किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार को।
राइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार को। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मेटोनिमी का जो डेफिनेशन है, इट्स अ यूसेज ऑफ रिलेटेड वर्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग, राइट। तो अब इसमें स्पीकर्स, सॉरी, व्हील भी कार को और राइड भी कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बताइए, व्हील जो है वो कार का पार्ट है। हाँ, यस 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 यस, व्हील जो है वो कार का पार्ट है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ होल। तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? सिनेक्डोक कह सकते हैं। सिनेक्डोक। हाँ, तो हमेशा यही डिफरेंस रहेगा मेटोनिम और सिनेक्डोक में, कि जो मेटोनिमी है, मेटोनिमी आपको एक इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन देगा, ठीक है। पर सिनेक्डोक में ऐसा नहीं होगा। सिनेक्डोक में जो होल है, होल एंटिटी है, होल थिंग है, उसका कोई पार्ट अगर हम बोलते हैं तो फिर उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। यही एक डिफरेंस दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सुविधा के लिए लिख रही हूँ, अ सिनेक्डोक is defined as a figure of speech that uses part of something to represent a whole or the whole of something to represent a part, ठीक है। दोनों भी पॉसिबल है, पर इक्वल नहीं होता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ये हमेशा आपने ध्यान रखना है। तो ये जो राइड है, राइड हम बोल सकते हैं एंटायरली कार को रिप्लेस करता है। बट अगर हम व्हील बोलेंगे तो इस व्हील के नोशन को हम एंटायरली रिप्लेस नहीं कर सकते कार से, क्योंकि वो पार्ट है कार का। यस, तो दैट्स व्हाई दिस व्हील एंड कार, दिस पेयर इज अ सिनेक्डोक, एंड ये जो है ये मेटोनिम है, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये पढ़ा है आपने पहले भी मेरे हिसाब से। अब और तीसरा टर्म है मेटाफर। मेटाफर पता है आपको? हाँ, मैंने सुना है। आपने सुना है। जैसे ये क्या करता है मेटाफर में, इट रिप्लेसेस ऑर्डिनरी with the more fanciful meaning। अब ये फैंसीफुल मीनिंग या फिर फैंसीफुल टर्म क्या है? जैसे कि तुम्हारा चेहरा चंद्रमा जैसे है। क्या हो गया? मतलब चेहरे को चंद्रमा का दिया है ना, मतलब मोर फैंसी। हाँ हाँ हाँ, विशेषण नहीं, जैसे वो होता है ना उपमा, उत्प्रेक्षा, इस तरीके का। तो उस तरीके से ये मेटाफर है। तो बहुत बार ये भी देखा गया है कि इंस्टेड, मतलब दे डोंट रिप्लेस, रादर दे कंपेयर है, मतलब कंपैरिजन। देखो जैसा है ना, चेहरा चंद्रमा जैसा है। मेरा मतलब मेरा लाइफ, जैसे बोलेंगे मेरा जीवन तो पूरा खुली किताब है। हाँ, खुली किताब है। देखो खुली किताब है, ठीक है। तो कंपेयर कर रहे हैं आप खुली किताब और अपना जीवन से, ठीक है। कुछ छुपाने लायक। हाँ हाँ, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मेरा जीवन ठीक है।
मेरा जीवन खुली किताब। तो ये सब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मेटाफर के बारे में बोल रहे हैं। चल तो आगे बढ़े, अभी तक कुछ डाउट नहीं है? नहीं। देखो ये जो आप लोगों ने किया हुआ है, इस वजह से आपको डाउट आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ रिवीजन है। हो सकता है केवल उदाहरण कम ज़्यादा हो, बदल रहे हो, पर ये सब हो चुका है आपका। अच्छा, एंटोनिम्स के बारे में तो उस दिन अंजना ने आपको बताया है। हाँ। ठीक है, इंटलमेंट के बारे में बताया है जी। बताइए इंटलमेंट क्या है। चलो, अपना अगला जो मुद्दा है डिस्कशन का वो एंटोनिम और इंटलमेंट था, पर एंटोनिम अभी मैं लूँगी नहीं, सीधा क्विज ही ये कर लेंगे उसका। बताइए इंटलमेंट क्या है। वो एंटलमेंट मतलब कि किसी चीज़ को डिडक्ट करके, मतलब शॉर्ट फॉर्म में जब हम शॉर्ट फॉर्म में बताना। मतलब जैसे कि कुछ रिलेशनशिप जो होता है सेंटेंस का, उसको मतलब जैसे कि वो देखा था ना कि दो सेंटेंस रहते हैं, एक में दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव फॉर्म होता है और दूसरा निगेटिव होके भी पॉजिटिव होता है। निगेटिव होके भी पॉजिटिव होता है। आप उदाहरण बताएंगे क्या? उदाहरण से मुझे भी समझ में आएगा कि आप क्या बताना चाहते हैं। हाँ, एक मिनट मैम, जैसे कि हाँ, कुछ रेफर करना चाहते हैं, पुराने नोट्स खोल के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और बताइए। जैसे ये हम बोल सकते हैं कि जैसे कि गांधी जी वाज असासिनेटेड, मतलब गांधी जी को किसने मार दिया, और हम ये भी बोल सकते हैं कि गांधी जी वाज डेड। ठीक है, सही है। तो क्या हो गया? मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है, बट उसको बताने का तरीका अलग अलग है। बताने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। आप ना काफ़ी पास में है, पर थोड़ा सा उसमें एक, जैसे बोलते हैं ना, स्पष्टता होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं है। मैं एक उदाहरण यहाँ लिख रही हूँ। जिम राइड्स अ बाइक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। ये उदाहरण लिया गया है क्या पहले? नहीं। जिम कैन राइड अ बाइक। अब एक इसी तरीके का मैं और एक सेंटेंस लिखती हूँ। जिम कैन राइड अ बाइक। जिम goes to school on bike every morning। ठीक है। अब ये जो जिम राइड्स अ बाइक टू द स्कूल एवरी मॉर्निंग पहला वाक्य था, और दूसरा था हमारा जिम कैन राइड अ बाइक। तो यहाँ पर इंटेलमेंट इज व्हाट? इफ प्रीपोजिशन इज ट्रू। प्रीपोजिशन इज ट्रू, जैसे कि देखो, इफ द फर्स्ट प्रीपोजिशन जिम राइड्स अ बाइक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग इज ट्रू। ये जो है जिम राइड्स अ बाइक टू टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, ये जो प्रीपोजिशन है, मतलब ये जो पूरा का पूरा वाक्य है, ये अगर ट्रू है तो ऑटोमेटिकली ये जो सच है, ये सच से हमें और भी कुछ सच पता चलते हैं। जैसे कि जिम राइड अ बाइक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, इससे हमें क्या पता चला? जिम कैन राइड अ बाइक। ठीक है, मतलब अगर वो बाइक से स्कूल जा रहा है, इसका मतलब क्या? उसको बाइक चलाना आता है। ठीक है, मैंने ये से डबल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो, जिम कैन राइड अ बाइक, ये सच है। उसके बाद में
जिम राइड्स अ बाइक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। तो इससे ये अगर सच है तो इससे दूसरा सच भी हमें पता चल गया कि जिम गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। यस। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये प्रिपोजिशन, ये सेंटेंस हमारा सही है तो दिस दिस पर्टिकुलर प्रिपोजिशन entails few things। entails few things, तो वो few things कौन सी रह सकती है? जिम कैन राइड अ बाइक एंड जिम गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं अगर वो जिम राइड्स अ बाइक टू द स्कूल एवरी मॉर्निंग है, सच है तो इसका मतलब ये है कि देखो, पहला अगर वाक्य सही है, सच है, तो दूसरा भी सच होना चाहिए और उसके बाद में ये जो तीसरा है वो भी सच होना चाहिए। ठीक है, ये तो रिपीटेशन है, तीसरा भी सच होना चाहिए। ठीक, अब ये इतना आपने इंटेलमेंट के बारे में समझना है। अब देखो इंटेलमेंट कहाँ पर नहीं होती है, एक उदाहरण लेते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ जिम राइड्स अ बाइक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। दूसरा मैं लिख रही हूँ जिम इज गुड एट राइडिंग बाइक। अब मुझे बताइए, ये अगर सच है तो क्या ये सही में सच हो सकता है क्या? अगर ये सच है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बताओ? अभी आपने सही पकड़ा है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा ये पता नहीं चलता। हाँ, स्कूल देखो, स्कूल जाएगा नहीं जाएगा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जिम राइड अ बाइक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, ये ठीक है, बट जिम इज गुड एट राइडिंग अ बाइक, मतलब वो राइड करता है, इसका मतलब बहुत एक्सपर्ट है, ऐसा तो नहीं होता है ना। नहीं। अब वो जो स्कूल में देखो, बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ता है, तो वो टॉपर ही है, वो तो कंफर्म नहीं है ना। नहीं। मतलब ये अगर सही में सच है तो जरूरी नहीं कि ये वाला वाक्य सही में सच हो। जिम इज गुड एट राइडिंग अ बाइक, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंटेलमेंट डजंट एग्जिस्ट, या फिर ये जो है इट डज नॉट एंटेल। तो यहाँ एंटेलमेंट है कि इन दोनों वाक्यों में नहीं है। अब वही वैसे ही एक वाक्य और लिखते हैं। ये वाक्य इस तरीके से लिखेंगे, जिम राइड्स his bike to school every day। ये वाक्य है। इफ दिस इज ट्रू तो मैं यहाँ बोलती हूँ जिम हैज़ अ बाइक। अब बताइए ये सच है, हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि क्या रीज़न हो सकता है बताओ? क्योंकि वो रोज स्कूल जा रहा है बाइक से। नहीं, ये रीज़न नहीं है। देखो यहाँ पहले वाक्य को ढंग से पढ़ो तो फिर समझ में आएगा। जिम राइड्स हिज बाइक। यस, सही पकड़ा, हिज बाइक। ठीक है, तो ये जो हिज बाइक है, ये हिज बाइक क्या बताता है कि उसकी बाइक है, तो हम यहाँ बोल सकते जिम हैज़ अ बाइक। तो हम बोल सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस entails the second sentence या फिर सेकेंड वन। ठीक है, तो ये है आपका एंटेलमेंट। इसे जनरली हम लोग इफ एक्स देन वाई के टर्म में लिखते हैं, इसको एंटेलमेंट बोलते हैं। आगे बात ध्यान में। जी मैम।
चलो, तो ये हो गया आपका एंटेलमेंट के बारे में। उसके बाद में एंटोनिम्स के बारे में आपको तो पता ही है। बाइनरी पेयर्स एंटोनिम, ग्रेडेबल एंटोनिम्स, रिवर्स एंटोनिम, ये सारे एंटोनिम्स आपने पढ़े हैं। चलो इसका क्विज़ ले लेंगे हम लोग कभी ना कभी। और सेंस रेफरेंस के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये रिकॉर्डिंग यहाँ स्टॉप करती हूँ। ठीक है।